आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये CMW कम्युनिटी मिडवाइफ, इसके पेज नंबर 189 से। ये हमारे कम्युनिटी मिडवाइफ के फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये सांस लेने का निज़ाम, हम सांस लेते क्यों हैं बेटा? ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। और सांस बाहर क्यों निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। तो सांस जो है ना बेटा, हवा को ही अंदर लेके जाते हैं हम, ये जहन में रखना। हम कल ऑक्सीजन अंदर नहीं लेके जाते, हवा लेके जाते हैं। हवा में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी, और दूसरी गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और बाहर भी हम हवा ही निकालते हैं, तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ गैसेस होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% है जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। और जब हम हवा बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए, तो नाइट्रोजन तो 78 गई थी, 78 ही वापस आएगी। ऑक्सीजन गई थी 21%, तो वापस 16% आएगी, 5% अंदर यूज़ हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड गई थी 0.04%, तो वापस कितनी आएगी? 0.4%। उसका इशारिया के बाद वाला ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो निज़ाम तनफ़ुस हम पढ़ते हैं बेटा। पैदाइश ही से हमारा पहला सांस इसी रफ्तार और हमारे सांस की गहराई गैर शऊरी तौर पर हमारी सरगर्मियों के मुताबिक होती है, चाहे पढ़ाई के दौरान हो, नींद में, बोलते हुए या खाते हुए। तनफ़ुस में दर झेल शामिल हैं। यानी बताने का मकसद ये है बेटा, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, पढ़ रहे हों, सांस चल रही है, सांस रुकती नहीं है। हवा की आमदोरफ़त यानी वेंटिलेशन, हवा का फेफड़ों के अंदर जाना यानी इंस्पायरेशन, और हवा का फेफड़ों से बाहर निकालना यानी एक्सपायरेशन। ठीक है। हवा की आमदोरफ़्त क्या है बेटा? अगर हम रूम में बैठे हैं तो जिस रोशनदान या दरवाजे से, खिड़की से हवा आ रही है, उसको हम वेंटिलेशन कहेंगे। फेफड़ों के अंदर गई तो उसको इंस्पायरेशन कहेंगे, बाहर निकली तो उसको हम एक्सपायरेशन कहेंगे। फेफड़ों और खून में मौजूद गैसों का तबादला करवाना है सांस का काम बेटा। गैसों का तबादला क्या है? ऑक्सीजन हमें चाहिए है, जो मेन गैस है वो हम ले लेंगे, और वो खून में शामिल होकर हर सेल्स और टिश्यूज़ तक चली जाएगी, और वहाँ से खून वापस आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा, जो बाहर निकाल दी जाएगी। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना गैसों का तबादला कहलाता है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आमदोरफ़्त, खून और उज़लात के दरमियान गैसों का तबादला। तो ये सारे काम किसके ज़रिए होते हैं बेटा? सांस के ज़रिए, यानी निज़ाम तनफ़ुस। उर्दू में हम आम अल्फाज में कहेंगे सांस लेने का निज़ाम, जो कटर उर्दू है उसमें कहेंगे निज़ाम तनफ़ुस, और इंग्लिश में कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो निज़ाम तनफ़ुस के जो फ़ाल हैं, काम क्या है? निज़ाम तनफ़ुस गैसों के तबादले में मदद करता है और दीगर फ़ाल भी सरअंजाम देता है। गैसों का तबादला मैंने बताया, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। निज़ाम तनफ़ुस हवा में से ऑक्सीजन लेकर खून में दाखिल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को खून से निकाल कर जिस्म से बाहर खारिज करता है। ब्लड की पीएच बरकरार रखना बेटा। पीएच कहते हैं बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे खून तेज़ाबी या असासी होता है। खून की पीएच 7.4 रहती है। ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे खून में जो है वो असासियत बढ़ गई है, अल्कलिनिटी बढ़ गई है। और पीएच 7.3 से कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे उसमें तेज़ाबियत या एसिडिटी बढ़ गई है। तो खून की पीएच सिर्फ 7.4 रखना, वो भी किसका काम है? इसी सांस का, ऑक्सीजन का। निज़ाम तनफ़ुस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तब्दीली के ज़रिए खून का पीएच बदल सकता है। सांस की रफ्तार और गहराई अगर कम हो जाए तो फेफड़ों के ज़रिए जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम हो जाता है, इसलिए जिस्म के मायात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और खून का पीएच कम हो जाता है। इस सूरत हाल को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, यानी एसिड बढ़ गया उसमें। एसिडोसिस, एसिडिटी बढ़ गई है बेटा। जब सांस तेज़ी से चलता है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के ज़रिए जिस्म से खारिज होती है, और जिस्म के मायात में इसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून का पीएच ज़्यादा हो जाता है, और इस सूरत हाल को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस यानी अल्कली की तरफ चला गया बेटा। अब देखो ज़्यादा हो गया है तो अल्कली की तरफ। ये पीएच होती है 1 से लेकर 14 तक, 7 पे होती है न्यूट्रल बेटा। 7 से आगे ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये सारी की सारी पीएच बढ़ती जा रही है, और उसकी अल्कली यानी असासियत, अल्कलिटी भी बढ़ती जा रही है। और अगर पीएच हो रही है 7 से नीचे कम, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है। पीएच कम होती जा रही है और एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तेज़ाबियत बढ़ती जा रही है।
आवाज़ निकलना बेटा, जब हवा गले में मौजूद नरखरे यानी जिसको लैरिंक्स कहते हैं इसमें से गुजरती है तो आवाज़ पैदा होती है और इस तरह बोलना मुमकिन होता है। ये लैरिंक्स है बेटा, ये हमारे फेरेंकस से आगे मौजूद है। मेरी आवाज़, सबकी आवाज़ लैरिंक्स से निकलती है। लैरिंक्स में होता है आला सौत, रेशादार पट्टियों के 2 जोड़े खींचे होते हैं, जब हवा इनसे टकराती है तो ये इर्ताश में आते हैं और आवाज़ पैदा होती है। फिर आ जाता है सूंघने की सलाहियत, ये भी सांस के ज़रिए ही मुमकिन है। जब हम नाक से हवा खींचते हैं तो सूंघने की सलाहियत पैदा होती है। मुदाफ़ियत कहते हैं बेटा जरासीमों को मारना। हम सांस के ज़रिए बहुत सारे जरासीमों को अपनी बॉडी में एंट्री देते हैं, क्योंकि जरासीमों से बच नहीं सकते। सांस के ज़रिए, खाने के ज़रिए, पानी के ज़रिए जरासीम अंदर जा ही रहे हैं। तो सांस जो है वो, उससे भी कई सारे जरासीम जो है उनकी मौत होती है। निज़ाम तनफ़ुस कुछ जरासीम के ख़िलाफ़ मुदाफ़ित भी करता है, क्योंकि ये उन जरासीम को जिस्म में दाखिल नहीं होने देता और निज़ाम तनफ़ुस के हिस्सों की सतह पर ही इन जरासीम को ख़त्म कर देता है। निज़ाम तनफ़ुस के हिस्से आ जाएंगे बेटा। अब हिस्से सबको पता है, पहला हिस्सा क्या आएगा? नाक, नोज़ जिसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में। नाक के 2 हिस्से होते हैं, बैरूनी नाक जो कि चेहरे के खदो खाल का एक मुस्तकिल जुज़ है, और नाक के अंदर खुली जगह जॉफ जिसको यानी नेज़ल कैविटी इंग्लिश में कहते हैं। नेज़ल कैविटी के सुराखों को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो सुराख बाहर नज़र आ रहे हैं बेटा, ये नॉस्ट्रिल्स हैं, और इसी तरह के अंदर भी हैं, उनको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। सख्त तालू, हार्ड पैलेट जो कि मुंह में है, हड्डी का बना हुआ है, नाक का फर्श बनाता है। ये नाक के जॉफ को यानी नेज़ल कैविटी को मुंह से, नाक के जॉफ को मुंह के जॉफ से अलग करता है। यानी मुंह के जो अंदर खोखला खाना है उसको मुंह का जॉफ कहेंगे बेटा, और नाक के अंदर जो खोखला खाना जिसको नेज़ल कैविटी है उसको नाक का जॉफ कहेंगे। तो ये जो है हार्ड पैलेट, ये दोनों का अलग अलग करता है। और क्लिफ्ट पैलेट एक पैदाइशी नुक्स है। क्लिफ्ट पैलेट होता है बेटा, कुछ बच्चों का तालू जुड़ा हुआ नहीं होता। ये मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आपको, जिसमें तालू की हड्डी तकरीबन नापैद होती है। नाक का जॉफ यानी नेज़ल कैविटी हवा को साफ़ और गर्म रखती है और नमी फराहम करती है। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट में दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये क्लेफ्ट पैलेट है। कुछ पैदाइशी बच्चों का ये पैलेट अलग होता है। तालू देखें, ये नाक के ऊपर से ये अलग हो गया, तो ये क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। सॉरी बेटा, जो पॉइंटर है वो मेरा ऑफ हुआ था, तो ये देख लें बेटा, ये क्लेफ्ट पैलेट है। ये देखें तालू अलग अलग है इसका। ये देखें क्लेफ्ट पैलेट का, ये अंदर से नाक और जो तालू है ये ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो क्लेफ्ट पैलेट मैंने दिखा दिया बेटा। नाक के अंदर जो बाल है ना, और म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं चिपचिपा मादा जो छू छू करके निकालते हो आप, तो वो इसके 3 काम हैं। अंदर जाने वाली हवा को के अंदर से गर्दो गुबार को फ़िल्टर करना, साफ़ करना, ताकि साफ़ हवा अंदर जाए। जो गर्दो गुबार होता है ना, वो चिपचिपे मादे के साथ चिपक के रह जाता है और हवा साफ़ होकर अंदर जाती है। अंदर जाने वाली हवा को गर्म करना, यानी उसका दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत के मुताबिक करना। अगर बाहर सर्दी है तो गर्म करके भेजना, और गर्मी है तो ठंडा करके भेजना। और तीसरा काम उसका क्या है? हवा को नमी देना। आपने देखा होगा किसी मरीज़ को जब ऑक्सीजन लगाई जाती है तो वो एक डब्बी के अंदर पानी भरा होता है, तो ऑक्सीजन वो पानी के बुलबुलों से होके गुजर रही होती, ताकि ऑक्सीजन जब वो गीली होके नम होके अंदर जाए। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होती है बेटा। अगर ऑक्सीजन बगैर नमी के अंदर चली जाएगी तो वो नाक मुंह गला पका के रख देगी। तो अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है। देखें वो गिलासी जो पानी वाली है वो तो अल्लाह पाक ने बांधी नहीं हमें, तो अंदर चिपचिपा मादा म्यूकस रख दिया, जिससे ऑक्सीजन जो है वो नम होकर नमी लेके अंदर जा रही होती है, और हमारा नाक गला मुंह पकता भी नहीं है। फिर आ जाएगा हलक यानी फ्रेंकस जिसको कहते हैं। ये निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम हज़म का मुश्तरका सुराख है। सांस भी यहीं से होकर गुज़रता है सांस के वक़्त में, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना भी यहीं से होकर गुज़रता है। ये दोनों के लिए मुश्तरक है। नरखरा यानी लैरिंक्स जिससे आवाज़ आ रही है, जब नरखरे में से हवा गुज़रती है तो आवाज़ पैदा होती है बेटा। हवा की नाली जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ये सामने गले में नज़र आ रही है। अगर आप अपने गले पर सामने की तरफ आराम और नरमी से हाथ लगाएं तो ट्रैकिया महसूस होती है, ट्रैकिया को महसूस किया जा सकता है। ये आगे जाकर छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है। इन नालियों को ब्रोंकाई कहते हैं बेटा। ब्रोंकाई क्या है? एक राइट लंग में चली गई और एक लेफ़्ट में। ठीक है, ये देखें बेटा, ये नोज़ है और ये अंदर की कैविटी नेज़ल कैविटी, ये माउथ है। ये यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रही है बेटा, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये वाली आगे ट्रैकिया आगे 2 नालियों में, एक राइट ब्रोंकाई और एक लेफ़्ट में चली गई, और ये आगे ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंक्यूल्स जिसको कहते हैं, और ये आगे हवा की थैलियाँ जुड़ी होती हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। ये नीचे मसल्स हैं जिनको डायाफ्राम कहते हैं। इसको डायाफ्रैगम नहीं पढ़ना, डायाफ्राम है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक और पिक्चर है, इसमें मज़ीद वाज़े हैं। ये देखें बेटा, ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई
ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई वगैरह ये कंप्लीट हैं, तो ये पीछे चला जाता है। ठीक है, नीचे जो होता है डायाफ्राम ये इस शक्ल का होता है। तो ब्रोंकियल ट्री है। ट्रैकिया गले से नीचे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, जिनमें से एक दाएं और दूसरा बाएं फेफड़े में दाखिल होता है। चूँकि इन नालियों का जाल दरख्त और इसकी शाखों से मुशाबहत रखता है, इसलिए इसे ब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है। ब्रोंकियल ट्री का काम ट्रैकिया से हवा लेकर जितनी जल्दी हो सके इसे वसी इलाके में फैलाना है, और ब्रोंकाई छोटी टहनियों में, ब्रोंकाई की जो छोटी टहनियाँ हैं उसमें जो तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी ब्रोंकाई के आगे जो शाख दर शाख बारीक से बारीक नालियाँ बनती हैं उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल छोटी छोटी थैलियों में खुलते हैं, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। ये सांस की थैलियाँ होती हैं बेटा। हर एक फेफड़े में तकरीबन 300 मिलियन एल्वोलाई होती हैं। 1 मिलियन 10 लाख का है, और एक फेफड़े में 300 मिलियन ये थैलियाँ हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये थैलियाँ फूल जाती हैं, और इस तरह अंदर जाने वाली हवा में से ऑक्सीजन जज़ब करने के लिए फेफड़ों में बहुत वसअत आ जाती है। फिर आ जाते हैं फेफड़े बेटा, लंग्स जिनको कहते हैं। तनफ़ुस का बुनियादी उस फेफड़े हैं। ये हर फेफड़े की शक्ल तिकोनी है, जिसका निचला हिस्सा डायाफ्राम पर है। दाएं फेफड़े के 3 हिस्से और लोब हैं, बाएं फेफड़े के 2 हिस्से हैं। ये लोब फेफड़ों के बैरूनी सतह पर मौजूद वाज़ेह झुर्रियों, जिनको फीचर्स कहते हैं, इसकी वजह से अलग अलग हैं। ये देखें बेटा, इन्होंने भी बना रखी पिक्चर, मैंने कलर में भी दिखा दिया आपको। फिर आ जाएगा सीने की दीवार यानी थोरैसिक वाल और तनफ़ुस के उज़लात। सीने की दीवार यानी थोरैसिक वाल और तनफ़ुस के उज़लात बेटा। थोरैसिक वाल जो है मोहरों, पसलियों, सीने की हड्डी यानी स्टर्नम और सीने के उज़लात पर मुश्तमिल है। डायाफ्राम सिकुड़ने से सीने का खला बढ़ जाता है, और पसलियों के उज़लात पसलियों के ऊपर की जानिब उठाते हैं। यह बेटा उस वक़्त का 9वीं 10वीं में पढ़ के आए आप। जैसे ही सीने का जो पिंजरा है गुंबदनुमा ऊपर उठता है, तो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और हवा अंदर दाखिल हो जाती है। और जैसे ही दोबारा उलट होगा अमल, पसलियाँ नीचे जाएंगी और प्रेशर बढ़ जाएगा फेफड़ों के ऊपर। जैसे हम किसी गुब्बारे को दबाएं तो उसमें से हवा निकल जाएगी। इस तरीके से जिस वक्त फेफड़ों के ऊपर दबाव आता है तो फेफड़े भी गुब्बारे की तरह हैं और हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बता रहा है इधर। मोहरों, पसलियों, सीने की हड्डी यानी स्टर्नम और सीने के उज़लात पर मुश्तमिल है। डायाफ्राम के सिकुड़ने से सीने का खला बढ़ जाता है। पसलियों के उज़लात पसलियों के ऊपर की जानिब उठाते हैं और सीना बड़ा होकर फैल जाता है, या फिर ये पसलियों के अंदर की तरफ करते हैं और सीना छोटा हो जाता है। नॉर्मल और पुरसकून तनफ़ुस के दौरान डायाफ्राम सिकुड़ता है और पेट के उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, और इस तरह पेट के उज़लात पेट के अज़ा को डायाफ्राम के रास्ते से हटा देते हैं। पसलियों के उज़लात पसलियों को ऊपर उठाते हैं और सीना फैल जाता है। पुरसकून तनफ़ुस में एक्सपायरेशन के दौरान डायाफ्राम और पसलियों के उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, और पेट के उज़लात सिकुड़कर पेट के अंदर मौजूद अज़ा और डायाफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से सीना सिकुड़ता है या छोटा हो जाता है। और यहाँ पे आखिर में बेटा ये लफ्ज़ लिखना चाहिए था, सिकुड़ेगा, छोटा होगा तो हवा बाहर निकल जाएगी, और फैलेगा, बड़ा हो जाएगा तो हवा अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ये था हमारा बेटा निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का अमल। फिर आ जाएगा निज़ाम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।